नमस्कार मेरे दोस्तों, कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो विभाग का 2 साल के बाद एग्ज़ाम हुआ। उसके बाद अभी 6 महीना हो गया है, रिज़ल्ट आया नहीं है और स्पेशली हेड ऑपरेटर में शैक्षिक योग्यता को लेके कोर्ट केस भी हो चुका है और उनका इस समय काफ़ी अलग तरीके से ही माहौल बना हुआ है। और अभी नई अपडेट आई है कि जो इलाहाबाद में कोर्ट केस हुआ था, उसमें भर्ती बोर्ड ने अपना काउंटर एफिडेविट जमा कर दिया है और उसमें क्या बातें हैं इम्पोर्टेंट, उन सभी बातों पे चर्चा करेंगे। और आखिर रीजॉइंडर पे इतना माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कंसर्न टीम के द्वारा, उन सभी चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे कि आखिर रिजॉइंडर क्या होता है और काउंटर एफिडेविट क्या होता है। सभी चीज़ों के बारे में क्लियरली चर्चा करेंगे और आप इन चर्चा में पूरी तरीके से आप डिसाइड कर लोगे कि किसका पक्ष मजबूत है और एक्चुअल में क्या चीज़ें चल रही हैं। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ पे आपको सारी इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशंस मिलने वाली हैं। आपको जो भी गवर्नमेंट के एग्ज़ाम हैं सभी चीज़ों को यहाँ पे कवर करेंगे और साथ साथ कुछ ही दिनों में आपको यहाँ से बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करने वाले हैं। दोस्तों, बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो विभाग की वैकेंसी चल रही है, उसमें शैक्षिक योग्यता को लेके स्पेशली हेड ऑपरेटर में कोर्ट केस हुआ है और उस कोर्ट केस के तहत काउंटर एफिडेविट में भर्ती बोर्ड ने अपना पक्ष रखा है और भर्ती बोर्ड अपनी जो चीज़ें हैं, नियम हैं, रूल हैं और रूल बुक में जो डिफाइंड चीज़ें हैं उन्हीं चीज़ों को डिफाइन किया है। और बीटेक वालों की तरफ से कोर्ट केस किया गया था आलोक रंजन जी के द्वारा और उन्होंने अपनी मांगे रखी थी और मांगों को मद्देनज़र रखते हुए भर्ती बोर्ड ने अपना पक्ष रखा है कि हम क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं और क्या क्या चीज़ें स्पेशलाइजेशन है, उन सभी चीज़ों के बारे में प्रॉपर बताया गया है। उससे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं कि आखिर एफिडेविट काउंटर क्या होता है और बात करने वाले हैं कि रिजॉइंडर क्या होता है, क्योंकि इस पे काफ़ी ज़्यादा माहौल बना हुआ है। एक दूसरे को ब्लेम करने पे या रिजॉइंडर को बहुत बड़ा तोप बना के वो साबित करने की कोशिश की जा रही है, तो दोनों पे चर्चा करेंगे। दोस्तों, आप स्टार्टिंग से समझिए, अगर कोई केस होता है, केस हो गया जो है वो कंसर्न टीम के द्वारा और उसके बाद उसमें केस में सारी चीज़ रिट जारी होती है। रिट में वो सारी चीज़ें, अपनी जितनी भी चीज़ें होती हैं, जितनी मांगें होती हैं, वो चीज़ें वो प्रॉपर डिफाइन की जाती हैं कि क्या क्या चीज़ें हमारी मांगें हैं और किस वजह से हम केस कर रहे हैं और क्या चीज़ें हमारे लिए होनी चाहिए। सभी चीज़ों के बारे में डिफाइन किया जाता है। उसके बाद जब कोर्ट में जाता है और वहाँ से डिसीजन ये होता है कि सामने वाली टीम वो भी अपना पक्ष रखे और उसी को काउंटर एफिडेविट बोला जाता है। और जब वो अपना पक्ष रख देती है तो उसके बाद कुछ एडिशनल अगर आप करना चाहते हैं, जो टीम केस की है उसको, अगर वो कुछ चीज़ों को ऐड करना चाहता है, जैसे क्या होता है कि अगर हमारे पास दो पक्ष हैं, पहले पक्ष ने केस किया, उसके बाद वो कोर्ट में उसकी सुनवाई हुई और सुनवाई के बाद ये कहा जाता है कि जो दूसरे पक्ष को है कि वो भी अपना पक्ष रखे। जब वो अपना पक्ष रख लेता है तब कोर्ट फिर बोलता है कि दूसरे पक्ष को, जो पहले पक्ष है कि आपने केस किया है, उसको बोलता है कि आपके पास अगर कोई चीज़ें छूट गई हों, आपने अभी तक कुछ जो चीज़ें ऐड नहीं किया हुआ है वो भी आप अपना ऐड कर लो। रीजॉइंडर का मतलब होता है कि जो आपकी पहले आपने रिट में जो चीज़ें आपकी छूट गई हैं, जो भी कहना चाहते हो आप दोबारा में सारी चीज़ें कह दो। उसके बाद सुनवाई का प्रोसीजर होता है और यहाँ पे पहला पक्ष है जो केस करने वाला है, वो बीटेक का पक्ष है। वो चाहता है कि हमें रेडियो हेड ऑपरेटर की वैकेंसी जो रिक्वायरमेंट चल रही है उसमें हमें शामिल किया जाए। और भर्ती बोर्ड एक गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन है, आप समझ सकते हैं, और वो ना तो बीटेक वालों की तरफ से है ना डिप्लोमा वालों की तरफ से है, वो गवर्नमेंट संस्था है। उसको तो क्या चाहिए, कैंडिडेट चाहिए जो उनके रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करते हों,
जो उनके डिफाइंड क्वालिफिकेशंस हैं रूल बुक नियमावली में जो प्रोसेस डिफाइंड है उसके अनुसार अगर लड़के मिल रहे हैं उनको, देन उनको एक्सेप्टेबल है। ना तो उनको बीटेक से मतलब है, ना डिप्लोमा वालों से मतलब है। उन्होंने जो भी चीज़ें वहाँ पे अपने काउंटर एफिडेविट में लिखा है, वो अपने जो भी नियमावली में रूल बुक में जो भी चीज़ें हैं उन्हीं चीज़ों को वो प्रॉपर डिफाइन किया है। और उसके बाद रिज्वाइंडर का प्रोसेस बस यही है कि अगर जो केस कर रहा है उससे कोई चीज़ छूट जाती है तो वो दोबारा उसमें ऐड करा सकता है। बस इतनी ही चीज़ होती है और कुछ भी चीज़ें नहीं है, ओनली हवा बनाने वाली चीज़ें होती हैं। तो दोस्तों अब आ जाते हैं मुद्दे पे कि अभी जो इलाहाबाद में कोर्ट केस हुआ था उसमें काउंटर एफिडेविट में क्या चीज़ें भर्ती बोर्ड ने बोला है, उन चीज़ों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों भर्ती बोर्ड ने प्रॉपर साफ साफ सभी चीज़ों के बारे में, जो चीज़ें कंसर्न टीम के द्वारा जिन्होंने कोर्ट केस किया था जो भी चीज़ें बोली थी उस सभी चीज़ों पे एक एक करके उन्होंने पॉइंट टू पॉइंट काउंटर किया है और प्रॉपर तरीके से जो उनके रूल में डिफाइन है जो चीज़ें हैं इनके सारी चीज़ों को खारिज करते हुए अपना पक्ष जो अपनी रूल नियमावली नोटिफिकेशंस की चीज़ें हैं सारी चीज़ों को प्रॉपर डिफाइन किया है अपने उसमें। तो दोस्तों बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 में लिखा है, उपरोक्त से यह स्पष्ट होता है कि किसी भी समकक्ष शैक्षिक योग्यता को निर्धारण करने की शक्ति राज्य सरकार के पास निहित है और इस संबंध में बोर्ड के पास कोई अधिकार नहीं है। उत्तर प्रदेश रेडियो अधीनस्थ सेवा नियमावली 2015 की एक प्रति यहाँ संलग्न की जा रही है और इसे वर्तमान प्रत्युत्तर हलफनामे में प्रसिद्ध CA1 के रूप में चिन्हित किया जाता है। दोस्तों यहाँ पे कर रहे हैं कि जो भी शैक्षिक योग्यता है वो गवर्नमेंट के द्वारा निर्धारित की जाती है और जो भी भर्ती प्रक्रिया है वो 2015 के नियमावली के द्वारा ही प्रोसीड की जा रही है। और पॉइंट नंबर 6 में लिखा है कि वर्ष 2022 की सीधी भर्ती के संदर्भ में बोर्ड ने 6/1/2022 को एक विज्ञापन प्रकाशित किया था जिसमें प्रश्नगत पद के लिए 2015 के नियमों में उल्लेखित शैक्षिक योग्यता को ही विज्ञापन के पैरा 3.2 में उल्लेखित किया गया है। विज्ञापन के प्रति दिनांक 6/1/2022 यहाँ संलग्न की जा रही है और इसे वर्तमान प्रत्युत्तर हलफनामे में प्रसिद्ध CA2 के रूप में चिन्हित किया गया है। ये कह रहा है कि जो चीज़ें 2015 के नियमावली में डिफाइन करी गई थी उसी के हिसाब से भर्ती हो रही है और 2022 में जब रिक्वायरमेंट की नोटिफिकेशन आई थी तो वही चीज़ें यहाँ पे दर्शाई गई हैं। और पॉइंट नंबर 8 ये है कि उपरोक्त विज्ञापन के अनुसार योग्य और पात्र उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए याचिकाकर्ता संख्या 1 आलोक रंजन रोल नंबर जो भी है वो है का आवेदन पत्र यहाँ संलग्न किया जा रहा है और वर्तमान प्रत्युत्तर हलफनामे में परिशिष्ट CA3 के रूप में चिन्हित किया गया है। उक्त आवेदन पत्र का अवलोकन करते हुए यह स्पष्ट होता है कि उम्मीदवार को डिप्लोमा कोर्स के कॉलम में शैक्षिक योग्यता को उल्लेख करना आवश्यक था और उसी प्रकार उसे डिप्लोमा प्रमाण पत्र के कॉलम में डिप्लोमा प्रमाण पत्र अपलोड करना आवश्यक था। उपरोक्त के दृष्टिगत यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता को आवश्यक शैक्षिक योग्यता प्राप्त करने के बाद आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता थी। यदि याचिकाकर्ता ने निर्धारित योग्यता के अलावा कोई अन्य शैक्षिक योग्यता का उल्लेख किया है तो वह स्वयं उत्तरदायी है। बोर्ड कह रहा है कि जो फॉर्म भरते वक्त वहाँ पे डिफाइन किया गया था कि शैक्षिक योग्यता में डिप्लोमा प्रमाण पत्र संलग्न करना है और अगर कैंडिडेट कोई दूसरी अपनी शैक्षिक प्रमाण पत्र वहाँ पे संलग्न करता है तो उसके लिए कोई और जिम्मेदार नहीं है, ओनली स्वयं कैंडिडेट जिम्मेदार है। ये चीज़ें प्रॉपर तरीके से उन्होंने डिफाइन किया। और दूसरे उन 9 पॉइंट में ये कहा गया है कि बड़ी संख्या में आवेदन पत्रों के मद्देनजर लिखित परीक्षा से पहले सभी आवेदनों की जांच करना व्यवहारिक रूप से संभव नहीं था और उन्हें उम्मीदवारों के दस्तावेज सत्यापन शारीरिक मानक प्रशिक्षण DBPST के समय ही किया जा सकता था। इसलिए उम्मीदवारों को उनके लिए जारी किए गए प्रवेश पत्रों में
इस तथ्य का उल्लेख उल्लेख करके अस्थायी रूप से लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी गई। मतलब बोर्ड कह रहा है कि जो भी आपने फॉर्म भरा उसके आधार पे हमने प्रवेश पत्र जारी किया, क्योंकि बड़ी संख्या में फॉर्म होने की वजह से वहाँ पे क्वालिफिकेशन के हिसाब से छटनी की जाना संभव नहीं था, और लिखित परीक्षा में अस्थायी रूप से, अस्थायी नहीं अस्थायी रूप से शामिल किया गया। और याचिका कर्ता संख्या 1 का प्रवेश पत्र यहाँ संलग्न किया जा रहा है। इसमें वर्तमान पत्र हलफनामे में प्रविष्ट CA4 के रूप में चिन्हित किया गया है। यानी कि जो भी चीज़ें थी, बहुत बड़ी PDF है, और सभी चीज़ों को प्रॉपर तरीके से, जितनी भी चीज़ें थी प्रॉपर तरीके से काउंटर दिया गया है। और यहाँ से आप देख सकते हो जितनी भी चीज़ें हैं, बोर्ड ने अपनी जो नियमावली डिफाइन है, नोटिफिकेशंस है, और जो रूल बुक में चीज़ें हैं उसी के बिहाफ पे भर्ती प्रक्रिया कराने वाला है। और कोर्ट हो वो भी जो रूल बुक, जो नियमावली है उसको उल्लंघन नहीं कर सकता है, और यही चीज़ें परम सत्य है। अब इसके बाद आता है रिज्वाइंडर का प्रोसेस। और रिज्वाइंडर में क्या होता है कि अब इसको तो कोर्ट बोलता है कि भैया जो आपने हमें अपना पक्ष रखा था कि कोर्ट केस करते वक्त, उसको उसके बिहाफ पे कंसर्न टीम के द्वारा ये डाटा आ गया है कि उन्होंने अपना प्रत्युत्तर दे दिया है, एफिडेविट काउंटर दे दिया है। अब आपको कुछ और जोड़ने की ज़रूरत है। अगर जोड़ने की ज़रूरत है तो आप अपना जो भी चीज़ें हैं और जोड़ दो। अगर आपसे कुछ चीज़ें छूट गई हैं, और आप बताओ, अगर हम केस कर रहे हैं या कोई भी पर्सन केस कर रहा है, तो वो केस करते वक्त जितनी चीज़ें उसको समझ में आती हैं वकील के द्वारा या फिर हमारे द्वारा, जो भी चीज़ें हमारे पास होती हैं, सारी चीज़ें हम मेंशन कर देते हैं। और उसके बाद रिजॉइंडर में हमारे लिए क्या बचता है, जो काउंटर एफिडेविट में लिखा गया उसके संबंध में, और काउंटर एफिडेविट में ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जो कि क्रॉस नहीं किया गया हो। इसी तरीके से आपने देखा होगा, इससे पहले जब डिप्लोमा पक्ष वालों की तरफ से कोर्ट केस किया गया था, तो उसमें देखो बात की गई थी कि जो भी भर्ती प्रक्रिया हो वो रूल बुक के हिसाब से हो, नियमावली में जो डिफाइन शैक्षिक योग्यता है उसके हिसाब से हो। और भर्ती बोर्ड ने अपना काउंटर एफिडेविट सबमिट किया, और उसमें उन्होंने वही चीज़ें लिखी जो चीज़ें उनको लिखनी चाहिए थी। उन्होंने लिखा कि जो भी भर्ती प्रक्रिया होगी वो नियमावली नोटिफिकेशंस में होगी, और इसके बिहाफ पे देखते हुए 4 वर्षीय कोर्स इस क्वालिफिकेशंस में एलिजिबल नहीं है, और वो यहाँ पे आगे फर्दर प्रोसेस के लिए एलिजिबल नहीं किए जाएंगे। प्रॉपर तरीके से डिफाइन किया तो वहाँ पे वो चीज़ें कंप्लीट हो गई, क्योंकि भर्ती बोर्ड को कुछ नहीं चाहिए, उसको कैंडिडेट चाहिए, और वो कैंडिडेट चाहिए कि जो उन्होंने भर्ती प्रक्रिया के लिए नियमावली डिफाइन करी है, रूल बुक डिफाइन करा है, और जो भी शैक्षिक अर्हता हो या फिजिकल एलिजिबिलिटी हो, सभी चीज़ों को वो फुलफिल करता हो, देन वो उसके लिए एक्सेप्ट है। चाहे वो बीटेक का कैंडिडेट हो, चाहे वो जो है डिप्लोमा का कैंडिडेट हो, उससे मतलब नहीं है कि वो कौन सा है। उसको शैक्षिक अर्हता के जो मानदंड है उसको, वो रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करता हो। तो आप लोग सारी चीज़ों को प्रॉपर तरीके से समझ गए होंगे, और कहाँ पे लोग स्टैंड कर रहे हैं वो चीज़ें भी आप प्रॉपर तरीके से समझ गए होंगे। तो ये जो उल्टे सीधे तरीके से हवा बनाने की कोशिश की जा रही है, उन सब चीज़ों को इग्नोर करिए और अपने तैयारी में लगो। जिनकी शैक्षिक अर्हता है वो अपना फर्दर प्रोसेस की तैयारी में करो, और जिनकी शैक्षिक अर्हता नहीं है वो दूसरे एग्जाम्स की तैयारी में करो। क्योंकि देखो, अगर 2 कैंडिडेट होते हैं, अगर डिप्लोमा वर्सेस बीटेक की चीज़ें होती तो एक अलग चीज़ थी कि वो अपना पक्ष देंगे, हम अपना पक्ष देंगे, उसमें दोनों चीज़ों को सुनेगा और उसके बाद कोर्ट निर्णय लेगा। लेकिन कोर्ट भी जो नियमावली में चीज़ें डिफाइन हैं, जो रूल बुक में चीज़ें डिफाइन हैं, अगर उसमें कुछ उल्लंघन होता तब उसमें कोर्ट कुछ कर सकता है, क्योंकि कोर्ट भी
तथ्यों पे बात करता है, जो नियम रूल्स हैं उनको भी वो बचाने का काम करता है, क्योंकि संवैधानिक चीज़ों को बचाने के लिए ही हमारा कोर्ट है। और हम अगर कोई प्रॉब्लम होती है, संवैधानिक तरीके से कोई चीज़ें नहीं हो रही हैं या हमारे अधिकारों का हनन होता है, तब हम उस केस में हम कोर्ट का सहारा लेते हैं। और भर्ती बोर्ड ने साफ-साफ कहा है कि यहाँ पे किसी भी तरीके से किसी का ना तो अधिकार हनन हो रहा है, ना ही उसके शैक्षिक एलिजिबिलिटी को कोई हानि पहुंचाई जा रही है। और जो भी चीज़ें हो रही हैं वो नियम से हो रही हैं, रूल बुक में जो डिफाइन शैक्षिक योग्यता है उसके हिसाब से हो रही है, नोटिफिकेशंस के हिसाब से हो रही है। और जितने भी पॉइंट कंसर्न टीम के द्वारा बीटेक वालों की तरफ से दिया गया था, सभी को क्रॉस किया गया है, एक भी पॉइंट्स को सही नहीं माना है। और इस तरीके से प्रॉपर तरीके से ये हो जाता है कि भैया हो, आपका जो कोर्ट केस है ना, वो केस ही बन के रह जाएगा। उसको आपको महीने 2 महीने चाहे आप इधर उधर घूम लो और कुछ नहीं होने वाला है, वो फाइलों में बंद ही होने वाला है। क्योंकि जो भी चीज़ें हैं वो आपके सामने हैं, आप दोनों चीज़ों को कंपेयर करो, देन आगे प्रोसीड करो, उसमें ताकत लगाओ। और जहाँ पे ताकत लगाओ वहाँ पे आपका रिजल्टेंट में आना चाहिए। अगर रिजल्टेंट में नहीं आ पा रहा है, देन क्या फ़ायदा? क्योंकि कोर्ट हो या कोई भी ऑर्गेनाइजेशंस हो, कोर्ट संविधान को बचाने के लिए है और हमारे अधिकारों को हनन को बचाने के लिए है। और जो संवैधानिक चीज़ें हैं उसको कैसे पलट सकता है कोर्ट? तो आप लोग समझदार हो, और मेरे जिनके पास शैक्षिक अर्हता है वो आगे की तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि जल्द ही नेक्स्ट प्रोसेस होने वाला है। और जो एलिजिबल रहेंगे, जिनकी शैक्षिक योग्यता है और जिनके अच्छे नंबर हैं, जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया पार कर रहे हैं, उनके लिए ढेर सारी बधाइयाँ। और आप सभी लोगों को सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से समझ में आई हैं। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो भी इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है वो प्रॉपर तरीके से करेक्ट होने वाली है। और आपको रिजॉइंडर के बारे में प्रॉपर तरीके से पता चला आखिर क्या होता है। और जो ये हवा बना रहे हैं, ये सब तरीके से फेक चीज़ें हैं, क्योंकि इससे सिर्फ और सिर्फ ये अपने आप को एक तरीके से झुठलाने की कोशिश करते हैं कि हमारी साख बची रहे। और ब्रदर, साख बचाने के चक्कर में कितनों की ज़िंदगी आप बर्बाद कर रहे हो, वो चीज़ें आप थोड़ा सा ध्यान में रखो। और लोगों को सत्य बताओ कि क्या चीज़ें चल रही हैं और क्या चीज़ें मे भी हो सकती हैं। उसके बिहाफ पे अपने आप को फर्दर प्रोसीड करो और लोगों को भी उसी के हिसाब से ही चीज़ों को करो, क्योंकि लाइफ की बात है, हवाबाजी की बात नहीं है। तो दोस्तों, बने रहिएगा साथ में सारी चीज़ें करेंगे। और जो भी इन्फॉर्मेशन नेक्स्ट रहेगी आपको मिलती रहेगी, उसके लिए चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।